अरमगान और शराज ने मिलकर मुस्तफ़ा को कत्ल किया है और उसकी गाड़ी की डिग्गी में लाश लेके वो गए हैं और उन्होंने दरेजी के इलाके में उस लाश को वहाँ पर जला दिया था गाड़ी समेत। वो अरमगान का घर होता है। वहाँ पर जब वो छापा मारने जाते हैं तो अरमगान काफ़ी देर तक जो इनके साथ फायरिंग का तबादला करता है। डीएसपी भी ज़ख्मी होता है और एक और पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी होता है। ये शायद ये समझ रहे थे कि अब मामला सारा ख़त्म हो गया है, अब इन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, किसी को कुछ पता नहीं चला है। एक नशा है, महंगा नशा है, जो कि ये लोग उसका नशा भी करते थे और बेचते भी थे। एंजीला अरमगान के दरमियान कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में एंजीला ने जब मुस्तफ़ा को बताया तो मुस्तफ़ा ने फिर उसका मजाक उड़ाया। काफ़ी फासला है, तो इस दौरान कहीं पे भी पुलिस चौकी या कोई स्नैप चेकिंग वगैरह नहीं हुई? अच्छा, ये जो सवाल आप कर रहे हैं कि इतना फासला था, वहाँ क्यों चेक नहीं किया गया, ये वाकई एक सवालिया निशान है कि इतने बड़े रास्ते के अंदर जो है वो यहाँ से लेके गए, इतना फासला था और क्यों नहीं चेक किया गया। तेईस साला मुस्तफ़ा आमिर किस तरह अगवा हुआ, किस तरह कत्ल किया गया, पुलिस ने मुलजिम अरमगान को किस तरह से पकड़ा, अब तक पुलिस के पास क्या क्या शवाहिद मौजूद हैं और मुलजिम अरमगान ने पुलिस को अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कुछ बताया, ये तमाम तफसीलात हम जानेंगे हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर अफजल ख़ान से। अफजल, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पुलिस को इस केस के बारे में पहली मरतबा कब पता चला? देखें, 6 जनवरी को डिफेंस का थाना है दरख्शां, वहाँ मुस्तफ़ा के वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होता है अगवा का, और उसके बाद पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद मुस्तफ़ा को तलाश कर रही होती है, लेकिन काफ़ी तलाश के बाद मुस्तफ़ा नहीं मिल पाता। और फिर इस दौरान जो है वो अगवा बराए तावान का ये केस इस तरह से बन जाता है कि तावान की कॉल मौसूल होती है कुछ अरसे बाद मुस्तफ़ा की वालदा को गैर मुल्की नंबर से, तो ये केस चला जाता है एंटी वायलेंट क्राइम सेल, जो कि अगवा बराए तावान के केसेस को डील करता है। तो फिर वो इसके ऊपर काम करने लगते हैं, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें लोकेशन मिलती है गिजरी के अंदर एक घर की, जहाँ पर मुस्तफ़ा आमिर के मोबाइल की लोकेशन आती है। उस पर जो है वो तकरीबन महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद, मुस्तफ़ा के गुम होने के 1 महीने बाद AVCC की टीम DSP एहसन जुल्फ़िकार की क़यादत में वहाँ जाती है गिजरी में, और वो अरमगान का घर होता है। वहाँ पर जब वो छापा मारने जाते हैं तो अरमगान काफ़ी देर तक जो इनके साथ फायरिंग का तबादला करता है। इस पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग के तबादले के बाद अरमगान को वहाँ से पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। DSP भी ज़ख्मी होता है और एक और पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी होता है। अच्छा। फिर अरमगान को पुलिस लेके चली जाती है और वहाँ से जो घर है उस घर से जो है वो पुलिस काफ़ी सारे लैपटॉप्स और बड़े और छोटे बोर के लगभग 14 हथियार वहाँ से रिकवर करती है। और बताया जाता है कि वो एक कॉल सेंटर था जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। अच्छा, इसी दौरान जो है वो हब का इलाका है दरेजी, वहाँ से लगभग 11 जनवरी को एक लाश मिलती है पुलिस को, हब पुलिस को, जो जली हुई गाड़ी के अंदर एक लाश होती है। तो वो उस लाश को जब देखते हैं तो वो नाकाबिल शनाख्त होती है, जिसके बाद वो उस लाश को लावारिस समझते हुए ईदी का जो सरदखाना है वहाँ रखवा देते हैं। 12 जनवरी को लाश ईदी सरदखाने में होती है। वो 4 दिन मज़ीद इंतज़ार करते हैं, लेकिन वर्षा सामने नहीं आते, ना ही उस लड़के की किसी और तरीके से शनाख्त हो पाती है। लिहाजा वो लावारिस गर्दानते हुए उस लाश को अमानतन ईदी का जो मवाज बोर्ड में कब्रिस्तान है वहाँ तदफीन कर दी जाती है। अच्छा, अब दोबारा हम पहले वाले केस की तरफ आते हैं। पहले जो चैप्टर था कि उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस वो जो अरमगान है उससे तफ्तीश करती है और उससे मिलने वाली मालूमात के बाद उसके एक और साथी को 14 फरवरी को गिरफ़्तार करती है DHA के इलाके से ही, जिसका नाम शराज है। शराज से जब तफ्तीश की जाती है तो फिर बड़ा इंकशाफ सामने आता है। वो बताता है कि अरमगान और शराज ने मिलकर मुस्तफ़ा को कत्ल किया है और उसकी गाड़ी की डिग्गी में लाश लेके वो गए हैं और उन्होंने दरेजी के इलाके में उस लाश को वहाँ पर जला दिया था गाड़ी समेत। अफजल, ये बताइएगा कि पुलिस को अब तक क्या इस हवाले से कोई मालूमात हासिल हुई है कि
ये जो कत्ल किया गया, पहले अगवा किया गया और उसके बाद कत्ल किया गया और तावान, जैसे कि आपने कहा कि तावान भी मांगा गया, तो पुलिस ने जब छापा मारा था तो हम खबरों में देख रहे थे कि बहुत ही लेविश गाड़ियाँ और जैसा कि आपने बताया कि जदीद हथियार भी वहाँ से मिले थे। तो एक तो ये थोड़ा सा समझाएं कि तावान क्यों वसूल करना चाह रहे थे शिराज और अरमगान। दूसरा कि ये कत्ल के पीछे कोई अब तक कोई ठोस वजह सामने आई है? देखें, शराज से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें शराज ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि तावान की कॉल उनकी जानिब से की गई थी। उसने लाइल्मी का इजहार ज़रूर किया है, लेकिन उसने इस बात को कंफर्म नहीं किया है कि उन्होंने तावान की कॉल की थी। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें दोनों जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं, अरमगान और शराज, उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि उन्होंने तावान के लिए कॉल की थी या करवाई थी। तो अफजल, ये बताएं कि अब तक इस केस में ये पता लग चुका है कि अरमगान और शिराज के अलावा और भी लोग इसमें मुलव्विस थे, और दूसरा ये भी बताइएगा कि पुलिस को अब तक इन दोनों मुल्जिमान ने क्या क्या बताया है इस केस के हवाले से? अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अरमगान और शराज इस केस के मरकज़ी मुल्जिमान हैं। एक और लड़की का भी इस केस के अंदर जिक्र आया है, लेकिन पुलिस अब तक उसे तलाश कर रही है, जिसका नाम अंजीला बताया जाता है। उस लड़की के सामने आने के बाद मज़ीद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। पुलिस ने अरमगान के घर से उस लड़की के खून के जो है वो नमूने हासिल कर लिए थे, जिसका DNA भी करवा लिया गया है, लेकिन अब तक लड़की रुपोश है, अब तक पुलिस की हाथ में नहीं आई है। लड़की के सामने आने के बाद मज़ीद इंकिशाफात सामने आ सकते हैं। बुनियादी तौर पर जो वजह शराज की इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो हमने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ी है उसमें अगर देखा जाए तो उसने बताया है कि लगभग 5 जनवरी को उसे अरमगान ने अपने गिजरी में घर पे बुलाया, बंगले पे, और वहाँ पर उसने अंजीला नामी उसी लड़की को भी देखा, और अंजीला को अरमगान ने बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया हुआ था, वो ज़ख्मी थी। फिर उसके बाद अंजीला को उसने एक ऑनलाइन टैक्सी के ज़रिए किसी अस्पताल भेज दिया और उसे सख्ती से मना किया कि अगर वो किसी को भी ना बताए कि उस पर तशद्दुद हुआ है, इस बात को छुपाए और कोई पुलिस कार्रवाई ना करे और इस मामले में किसी को ना बताए। फिर उसके बाद शराज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये इंकशाफ किया है कि अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान जो तनाज़ा पैदा हुआ था, बुनियादी तौर पर उसकी वजह ये थी कि अंजीला और अरमगान के दरमियान कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में अंजीला ने जब अरमगान को मुस्तफ़ा को बताया तो मुस्तफ़ा ने फिर उसका मजाक उड़ाया, और उस मजाक उड़ाने की वजह से जो है वो अरमगान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ना सिर्फ अंजीला के लिए गुस्से में था बल्कि बाद में मुस्तफ़ा के लिए भी गुस्से में था। शराज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि 6 जनवरी को अरमगान ने मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया था। चूँकि सब ये तीनों दोस्त थे पुराने और ये मिल के नशा करते थे। वीड एक नशा है, महंगा नशा है, जो कि ये लोग उसका नशा भी करते थे और बेचते भी थे। तो मुस्तफ़ा जो है वो अरमगान को वही वीड देने के लिए आता है 6 जनवरी को घर पे। फिर ये लोग वीड लेते हैं, नशे की हालत में इनके दरमियान फिर तल्ख कलामी हो जाती है उसी बात को लेकर, और फिर अरमगान जो है वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है। उसको डराने के लिए, उसको जान से तो नहीं मारता लेकिन उसको डराने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर फायर भी करता है, लेकिन इस तरह से करता है कि उसे लग नहीं पाते। लेकिन फिर जो है वो इसे गाड़ी की अरमगान मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी में की डिग्गी में डालकर अरमगान गाड़ी को ड्राइव करता है, और ड्राइव करते हुए ये गाड़ी को ले जाते हैं हब देरेजी के मुकाम पर, जो कि इन दोनों ने इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि वहाँ पर देरेजी में जब इन्होंने डिग्गी खोली गाड़ी की तो उसके अंदर मुस्तफ़ा की सांसें चल रही थी और वो ज़िंदा था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उस पर पेट्रोल छिड़क कर ना सिर्फ गाड़ी को जला दिया बल्कि उसकी लाश को भी जला दिया था। इन्हें ये शायद ये समझ रहे थे कि अब मामला सारा ख़त्म हो गया है, अब इन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता, किसी को कुछ पता नहीं चला है। लेकिन चूँकि पुलिस मुसलसल इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब अरमगान गिरफ़्तार होता है और फिर शराज गिरफ़्तार होता है और फिर ये लोग एतराफ़ जुर्म करते हैं कि उन्होंने इस तरह से जो है वो उसे कत्ल किया है और वहाँ दरेजी में ले जाकर उसकी लाश को जला दिया है, तो फिर इस केस के अंदर एक नया मोड़ सामने आता है। और फिर पुलिस ने अब फैसला किया है कि जो अमानतन ईदी के कब्रिस्तान के अंदर मुस्तफ़ा की लाश की तदफीन की गई है उसका भी DNA करवाया जाए, वहाँ से फिर उसकी वालदा के साथ उस DNA को मैच कराया जाए और इस बात को मज़ीद कन्फर्म किया जा सके कि जो लाश वहाँ पर दफनाई गई है वो मुस्तफ़ा की ही है।
अच्छा ये बताएं कि जब अरमगान ने मुस्तफ़ा को गाड़ी की डिग्गी में रख के कराची से दरिजी की तरफ वो लेकर गया, तो मतलब ये काफ़ी फासला है, तो इस दौरान कहीं पे भी पुलिस चौकी या कोई स्नैप चेकिंग वगैरह नहीं हुई? अच्छा, ये जो सवाल आप कर रहे हैं कि इतना फासला था, वहाँ क्यों चेक नहीं किया गया, ये वाकई एक सवालिया निशान है कि इतने बड़े रास्ते के अंदर जो है वो यहाँ से लेके गए, इतना फासला था और क्यों नहीं चेक किया गया। लेकिन बहुत सारी चौकियाँ होती हैं, लेकिन अमूमन देखा ये जाता है कि जब बलूचिस्तान यानी हब के रास्ते कोई कराची आ रहा होता है तो उसे तो ज़्यादा चेक किया जाता है, क्योंकि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काम होता है। लेकिन यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं उनको शायद पुलिस इतना ज़्यादा चेक नहीं करती। फिर इतना ज़्यादा फ़्लो है, इतनी गाड़ियाँ होती हैं कि पुलिस को मैन्युअली उसको चेक करना भी उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि फिर तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पेश आ जाएगी, गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। तो ये भी वजह हो सकती है कि पुलिस ने उसे चेक नहीं किया। अच्छा ये बताइएगा, जब पुलिस ने छापा मारा अरमगान के घर पे, तो वहाँ पर एक कॉल सेंटर नुमा एक ऑफिस भी वहाँ पे पाया गया, तो उस हवाले से क्या अब तक पुलिस को मालूमात हो चुकी है? क्योंकि डब्बा कॉल सेंटर बहुत ज़्यादा जो है वो इस केस में सामने आ रहा है, तो क्या जो कॉल सेंटर है वहाँ पर भी कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ का कुछ मालूम पड़ा है पुलिस को? जी बिल्कुल, उस कॉल सेंटर के बारे में अरमगान के वालिद का तो दावा ये है कि वो कॉल सेंटर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर हाउस है। एनीवे, सॉफ्टवेयर हाउस था या कॉल सेंटर था, वो था इलीगल। पुलिस का कम से कम ये कहना है कि वो इलीगल था, और ये वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अलावा जो डिजिटल करेंसी अकाउंट्स होते हैं गैर मुल्की क्लाइंट्स के, उनके अंदर जो है वो स्कैमिंग करके अमाउंट मतलब चोरी करना या उसमें से हेर फेर करके वहाँ उसमें से पैसा निकालते। बेसिकली वहाँ पे स्कैमिंग होती थी, हाँ ऑनलाइन स्कैमिंग जी, ऑनलाइन स्कैमिंग होती थी। और यही वजह है कि पुलिस ने वहाँ से जो लैपटॉप और जो भी सामान मिला था कॉल सेंटर के हवाले से, उसके हवाले से AVCC ने FIA को अलग एक ख़त लिख दिया है कि वो इस हवाले से सारी तहकीकात करे, क्योंकि ये FIA की डोमेन में आता है, FIA साइबर क्राइम के डोमेन में आता है, तो उस पर एक अलग तहकीकात हो रही है। फिर वहाँ से जो असला मिला था उसके हवाले से AVCC ने CTD को ख़त लिखा है, तो CTD उस पर काम कर रही है, FIA उस इलीगल कॉल सेंटर या सॉफ्टवेयर हाउस के बारे में काम कर रही है। तो ये बात है सारी। अच्छा, अरमगान जो कि पुलिस की तहवील में है, तो तक गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है, तो अब तक पुलिस की तरफ से कोई इस तरह का बयान आया है कि उनकी जहनी हालत का मतलब वो ठीक नहीं है, या वो किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं? इस हवाले से कोई मालूमात है आपको? देखिए, पुलिस ने यह तो कंफर्म किया है, ना सिर्फ पुलिस ने कंफर्म किया है बल्कि अरमगान की जो इंट्रोगेशन है उसके अंदर उसने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि वो नशा करता है, वीट नशा लेता है। शराज ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ये लोग सब जो हैं वो मुस्तफ़ा, अरमगान और शराज ये नशा करते थे। तो नशे का आदी तो वो है, लेकिन जहनी कैफियत के बारे में अभी तक पुलिस ने नहीं बताया कि उसकी जहनी कैफियत किस तरह की है, आया वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है या किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार है या नहीं। अलबत्ता इसके 8 रोज़ जो है वो जेल के अंदर गुजरे हैं अरमगान के। जेल हुकाम के साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये सेंट्रल जेल में रहा है कैद, और इस दौरान जेल मैनुअल के मुताबिक इसे खाना मिलता था और इसकी हरकत और सकनात जो थी वो मामूल के मुताबिक थी। कोई ऐसा इसने वहाँ पर कोई हरकत ऐसी नहीं की जो कि मिसकंडक्ट में आती हो। तो अब तक या जेल या पुलिस, उनसे अगर बात की जाए तो उसकी जहनी कैफियत के बारे में किसी ने भी नहीं कहा कि इसकी जहनी कैफियत में कोई मसला है, ख़राब है या जहनी तौर पर बीमार है। अलबत्ता नशे का ये आदी है। नशे के हवाले से ना सिर्फ ये ख़ुद एतराफ़ कर रहा है बल्कि इसका जो दोस्त है वो शराज वो भी एतराफ़ कर रहा है, और पुलिस भी इस बात को कंफर्म कर रही है कि ये नशे का आदी था। बहुत शुक्रिया अफजल, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, तो इस हवाले से जो भी इस केस के हवाले से अपडेट्स होंगे वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और मज़ीद जानने के लिए आप ARY स्टोरीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए। शुक्रिया।